आज तक हमने जितनी भी चीज़ें देखी हैं या पढ़ी हैं, उन सब में कहीं ना कहीं हमारा कॉमन सेंस ज़रूर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस मार्कर को यहाँ से गिराता हूँ तो हमको फीलिंग आ रही है ये यहाँ नीचे गिर जाने वाला है मेरे हाथ के अंदर, या फिर मैंने एक बॉल ली और उसको फेंक के मारा तो मुझे कहीं ना कहीं फील है वो ये ग्राउंड को पार कर देगा या नहीं करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। मगर दो डोमेन ऐसे हैं या दो जगहें ऐसी हैं जहां पर ना ये चीज जो हमारा ये जो कॉमन सेंस है ये काम करना थोड़ा थोड़ा बंद कर देता है। पहली जगह है हमारी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल भी जनरल भी, मतलब कि रिलेटिविटी, है ना, जो हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन भैया ने दी थी। यहाँ रिलेटिविटी में क्या हुआ था, रिलेटिविटी में हमारा जो मेजरमेंट के फंडे थे ना, हमने जैसे लेंथ को मेजर करना सोचा था, जैसे मास को मेजर करना सोचा था, या जैसे टाइम को मेजर करना सोचा था, ये सब थोड़े थोड़े चेंज हुए और हमको समझ में आया कि यार और भी कई सारी चीजें हैं। हम किसी बॉडी को तेज फेंक के मारते हैं तो उसमें इनर्शिया और ज्यादा डेवलप होने लगता है, उसका मास टाइप बढ़ने लगता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसा काफी कुछ हमने स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ा हुआ है ना। मगर जो अगला जॉनरा है ना, अगला जो जॉनरा है वो इतना अजीब है, मतलब इतना वियर्ड सा है कि उसमें जो हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन सर हैं उनको भी ये बहुत ज्यादा वियर्ड लगता था, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि गॉड डजंट प्ले डाइस, कि जो भगवान है वो कोई तुक्के नहीं मार रहा, कोई गिट्टे नहीं खेल रहा, है ना। और ये क्यों कहा, क्या इसका मतलब है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो आगे लेक्चर सीरीज में जाते जाते हम समझेंगे, ठीक। तो कहीं ना कहीं आपने इस मैम को देखा होगा, ये हमारी जो मैम है ये जिंदी है या मर गई हैं कोई आइडिया नहीं है हमको, है ना। तो ये चीज, ये दूसरा जो रेल्म है ये है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स, जिसको थंबनेल पे देख के तुम आए हो, है ना। तो ये हमारा रेल्म जो है ये है क्वांटम मैकेनिक्स, ये क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया है। इस क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में सबसे मेजर चीज जो मुश्किल है इस क्वांटम मैकेनिक्स में वो है कि जो हमारी नॉर्मल रियल लाइफ की फिजिक्स होती थी ना, उन सबको हम न्यूटोनियन या क्लासिकल फिजिक्स कहेंगे। तो जो भी हमारी रियल लाइफ की दुनिया थी, क्लासिकल फिजिक्स टाइप की दुनिया थी, उस सब में हो क्या रहा था, उस सब में मैं ये बता सकता था कि कोई भी चीज थोड़ी देर बाद कहाँ होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये बॉल ली और बॉल को फेंक के मारा तो मैं ये बता सकता हूँ थोड़ी देर में वो बॉल कहाँ होगी, या इस पेन को छोड़ा तो ये थोड़ी देर में कहाँ होगा, या फिर मून जो जा रहा है मेरी अर्थ के अराउंड तो वो थोड़ी देर में 1 महीने बाद वो कहाँ होगा। ये सब मैं बता सकता हूँ किसमें, क्लासिकल मैकेनिक्स की दुनिया में। किसमें, क्लासिकल मैकेनिक्स की दुनिया में। मगर उसी के विपरीत, उसी के उल्टे हमारी आती है क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया, जिसमें हम ये नहीं बता सकते कि फ्यूचर क्या होने वाला है ना। फ्यूचर की कोई प्रिडिक्शन हम नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब कोई डेफिनेट प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। प्रोबेबिलिटी वगैरह से थोड़ा खेलेंगे इस सब्जेक्ट में, लेकिन हम कोई डेफिनेट पक्का नहीं बता सकते ये थोड़ी देर बाद यहां होगा या फिर ऐसा होगा, इसकी ये स्पीड होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो सब हम क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि एक्चुअली हम प्रेजेंट के बारे में भी नहीं जानते। जो हमारा क्या नाम है, ये है मून को देखा हमने या बॉल को फेंक के मारा, उसके बारे में प्रेजेंट हम सब कुछ जानते हैं। जैसे मैं ये बॉल को फेंक के मार रहा हूँ तो मैं जानता हूं मैं कितनी रफ्तार से फेंक रहा हूँ, है ना, कितनी हाइट से फेंक रहा हूँ, और धरती में ग्रेविटी कितनी लग रही है वगैरह वगैरह, ये सब कुछ मैं जानता हूँ, है ना। मैं मतलब कि उसकी प्रेजेंट स्टेट जानता हूँ। और जब भी हम स्टेट बोलेंगे ना, स्टेट, तो स्टेट का मतलब होता है यूजुअली, स्टेट का मतलब होता है मोमेंटम और पोजीशन, ठीक है, मोमेंटम और पोजीशन। तो मैं उसकी मोमेंटम और पोजीशन वगैरह सब जानता हूं, है ना, उस बॉल की। लेकिन इसके अंदर क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में हम किसी भी चीज का मोमेंटम और पोजीशन एक साथ बता ही नहीं सकते। थोड़ा बहुत हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो आपने पढ़ा ही होगा 11वीं कक्षा में, है ना, उसकी भी आगे चर्चा होने वाली है लेक्चर नंबर 8, 10 एटसेट्रा ऐसे में, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। और लेकिन इस लेक्चर में, जो ये पहला लेक्चर है, इसमें होने वाली है केवल और केवल कहानी, हिस्ट्री, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स की पूरी हिस्ट्री हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी में करेंगे, कोई हिस्ट्री में कोई बहुत ज्यादा नहीं घुसना अपने को, ठीक। तो वेलकम।
हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित और आज हम जानने वाले हैं हिस्ट्री या फिर कहानी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स की कहानी को जानने से पहले अपन चालू करते हैं पहले लाइट की कहानी के बारे में। क्यों? क्योंकि एक बार हम लाइट की कहानी को समझेंगे तभी हमें समझ में आएगा क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप क्यों हुई, है ना। ऐसा क्या दिक्कत थी हमारी जनरल फिजिक्स में जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो सबसे पहले तो लाइट के बारे में 19th सेंचुरी तक, है ना, 19th सेंचुरी तक सबको ये लगता था और सबने ये मान भी लिया था कि जो लाइट है वो प्योरली एक वेव है ना, प्योरली एक वेव है। और ऐसा क्यों था? क्योंकि हमारा YDSE एक्सपेरिमेंट था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, और क्या था, और डायफ्रैक्शन भी हमने देखा था, है ना। YDSE हो गया, डायफ्रैक्शन हो गया। YDSE में 2 स्लिट्स थी और इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा था, डायफ्रैक्शन में एक ही स्लिट थी और एक पैटर्न बन रहा था। हाइगन्स प्रिंसिपल हमने देखा था, तो भाई जो हाइगन भाई की थ्योरी थी वो भी यही कहती थी कि लाइट वेव ही है। बाद में हट गई थी, लेकिन कहती तो वो भी यही थी, है ना। तो सब कहते थे लाइट जो है वो वेव ही है। मगर वेव किस चीज की है ये लोग नहीं जानते थे, है ना। ये हुआ जब हमारा मैक्सवेल भाई आया। तो जो हमारा मैक्सवेल भाई था उसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की 4 इक्वेशंस दी और उनसे रिलेट किया हमारी लाइट को। और न्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू सी स्क्वायर अब 1/c स्क्वायर, वो भी रिलेशन वहीं से आता है ना। तो चलो, एक तो ये पता लगा हमको। फिर मैक्सवेल भाई ने बताया कि ये जो लाइट है असल में वो किस चीज की वेव है। वेव तो है, ये तो पता है, लेकिन किस चीज की वेव है? वो है इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की, इन दोनों की वो वेव है। तो हमको फाइनली ये पता लगा भाई लाइट वेव ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की। मगर एक बड़ी कॉमन ऑब्जर्वेशन और थ्योरी थी और वो थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन करके। ठीक है, और ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या था इसके बारे में हम जानेंगे कभी मॉडर्न फिजिक्स के लेक्चर में और डिटेल में जानेंगे, लेकिन अभी के लिए छोटे में समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है ये। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये कहता है कि जो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, ये मेरा क्या नाम है, मार्कर है। हर ऑब्जेक्ट जो है किसी भी टेम्परेचर पर, अगर वो टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है तो किसी भी टेम्परेचर पर सारी की सारी रेडिएशन एमिट करता है। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहता है एवरी बॉडी रेडिएट्स at any temperature greater than 0 केल्विन, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हाथ को अपना गाल के पास रखता हूं, थोड़ी सी गर्माहट सी फील होती है ना। क्यों? क्योंकि हमारा हाथ भी जो है वो रेडिएट कर रहा है कुछ ना कुछ, है ना। अच्छा, तो हमको ये समझ में आया कि हर बॉडी रेडिएट करती है जब वो टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा पर होती है। मगर अब मुझे ये बात बताओ कि रेडिएट करते समय क्या वो एक ही प्रकार की रेडिएशन एमिट कर रही है? मतलब फॉर एग्जांपल हम कोई कोयले को लेते हैं, तो जब हम कोयले को लेते हैं तो कोयले को जब जलाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले वो रेड कलर का जलने लगता है, धीरे धीरे व्हाइट होता है, ऐसे करते करते उसके कलर चेंज होते रहते हैं, है ना। तो हर चीज जलती तो है, मतलब हर चीज रेडिएट तो करती है, मगर जब वो रेडिएट कर रही है तो रेडिएशन अलग अलग फ्रीक्वेंसी की या अलग अलग वेवलेंथ की हो सकती है। उनका कलर अलग हो रहा है ना, रेड से व्हाइट से ये, तो इसका मतलब है उनकी फ्रीक्वेंसी और उनकी वेवलेंथ अलग हो रही है ना। कलर और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ डजंट, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है ना। तो इसका मतलब है हर चीज रेडिएट तो करेगी मगर उसका कलर अलग अलग होगा। इसी चीज को हमने पढ़ा, और जब हमने पढ़ा तो हमारे पास एक ग्राफ आया और वो ग्राफ कुछ इस प्रकार का था। ये दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा। तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का था। ठीक है, ये और ये, ठीक। तो ये ग्राफ हमें क्या बताना चाह रहा है? ग्राफ हमें बताना चाह रहा है यह है इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। और ये बताना चाह रहा है कि किसी भी
बॉडी को अगर आप गर्म कर रहे हो तो कोई एक ऐसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे कि ये फ्रीक्वेंसी होगी जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, है ना। मतलब ये सारी प्रकार की रेडिएशन एमिट तो कर रहा है, मगर कोई एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी जिसकी रेडिएशन ये सबसे ज्यादा एमिट कर रहा होगा, ठीक है। और वही कलर हमको दिखेगा। जब मैं कोयले को जला रहा हूं तो जब वो रेड दिख रहा है तो मतलब कि वो रेड कलर को सबसे ज्यादा एमिट कर रहा है, रेड कलर की फ्रीक्वेंसी को सबसे ज्यादा एमिट कर रहा है, और इसलिए मुझे वो रेड दिख रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली ये अभी मुझे कुछ रेडिएट करते हुए क्यों नहीं दिख रहा? नॉर्मली हमें कुछ नहीं रेडिएट करते हुए दिखता, क्यों? क्योंकि वो सब जो रेडिएट करते हैं वो इंफ्रारेड रीजन में रेडिएट करते हैं यूजुअली, है ना। हमारे रूम टेम्परेचर पे जितनी भी बॉडीज होती हैं वो क्या नाम है, इंफ्रारेड रेडिएशन में ही एमिट कर रही होती हैं, तो इसलिए हमको कुछ नहीं दिखता, ठीक। तो यहां तक हमको कहानी समझ में आ गई। ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये था, सब समझ में आ गया। तो भाई ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये था, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? ऐसी दिक्कत क्या है कि क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हो गई, है ना। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ना एक छोटी सी प्रॉब्लम आई, और वो प्रॉब्लम छोटी नहीं, मतलब काफी बड़ी प्रॉब्लम आई, है ना। और वो प्रॉब्लम ये थी कि ना इसको हमने एक्सपेरिमेंटली दिखाया है, मतलब एक्सपेरिमेंटली हमने जब किया तो ऐसा कुछ ग्राफ आया। लेकिन जब इसी चीज को हमने थियोरेटिकली पढ़ने की कोशिश की, रीले और जीन्स दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी रीले जीन्स वाली, है ना। तो उन्होंने जब इसको पढ़ने की कोशिश करी और जब उनकी थ्योरी के हिसाब से उन्होंने ग्राफ बनाया तो वो कुछ इस प्रकार का बना, है ना, कुछ इस प्रकार का बना। और उनके हिसाब से जो इंटेंसिटी थी वो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रही थी, तो अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो भाई रीले जीन्स की थ्योरी ही गलत है, जो उन्होंने बोला है वो सब गलत है एकदम, है ना। या फिर उन्होंने जो किया है उसमें कहीं ना कहीं कुछ करेक्शन की जरूरत है ना। क्या पता कुछ गलती हो, कुछ करेक्शन की जरूरत हो, ठीक है। अच्छा, एक बात ये समझे कि ये जो चीज है ना, इसका वैसे भी कोई सेंस बनता नहीं, ठीक है। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, इसका कोई सेंस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? अगर इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती, फॉर एग्जांपल इसमें से जितनी भी रेडिएशन निकल रही हैं उसमें जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती वो सबसे ज्यादा निकलती, है ना। इंटेंसिटी यही है, इंटेंसिटी बता रही है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी कितनी निकलेगी, ठीक है, कौन सी फ्रीक्वेंसी वाली लाइट कितनी निकलेगी, ये बता रही है। तो अगर हमारी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली, मतलब अगर ये इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गई तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी लोगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी, तो मतलब ये सारी लाइट्स एमिट कर रही है, और जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा है वो उतनी ही ज्यादा एमिट हो रही है। मतलब जो हमारी रेड लाइट वगैरह है उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, ब्लू लाइट वगैरह या अल्ट्रावायलेट लाइट इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो अल्ट्रावायलेट लाइट थी वो तो बहुत ज्यादा निकलेगी, तो इस मार्कर के अंदर से अल्ट्रावायलेट लाइट इतनी निकल जाती कि वो मेरे को हार्म कर सकती थी। लेकिन ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। इसका मतलब ये चीज सेंस नहीं बनाती, है ना, ये चीज सेंस नहीं बनाती। तो फिर इसी चीज को स्टडी किया हमारे प्लैंक भाई साहब ने, और जब प्लैंक भाई साहब ने स्टडी किया तो उन्होंने कहा रीले और जीन भाई तुम दोनों का काम बिल्कुल सही है ना, एकदम बढ़िया तुमने काम किया, मगर उसके अंदर एक करेक्शन टर्म की जरूरत है, और वही करेक्शन टर्म हमारे प्लैंक भाई साहब ने दी। और वो जो करेक्शन टर्म थी ना, उसको उन्होंने अपने जिंदगी का बहुत बढ़िया तुक्का बोला था, है ना, बहुत बढ़िया तुक्का। उन्होंने कहा ये मैंने बिल्कुल तुक्के से लगाई है करेक्शन टर्म, और वो सेट बैठ गई, है ना। और वो तुक्का उन्होंने कैसे मारा होगा? उन्होंने ऐसे मारा होगा कि यार ये कर्व ऐसा जा रहा है, इस कर्व को कुछ इस प्रकार का करना है, तो क्या चीज मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, है ना। तो ऐसा ही उनका जो फॉर्मूला बना था रीले जीन्स का, उनके फॉर्मूले में एक चीज मल्टीप्लाई कर दी थी उन्होंने, जिससे ये एकदम बढ़िया सा हमारे पास कर्व बन गया था, है ना। देखो अभी मैं अगेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन पूरा नहीं पढ़ाने वाला, है ना, बस हम कहानी की तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या पड़ाव आए सच दैट क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हुई, ठीक है। तो फिर
ये जो तुक्का मारा हमारे भैया ने, हमारे प्लैंक भैया ने, उस तुक्के ने हिला के रख दिया सब कुछ। काहे? अच्छा, ये इसमें से कुछ उतारना है तो उतार लो, कहानी लिखने में इंटरेस्ट हो तो, है ना। तो अब ये जो तुक्का था ना, इस तुक्के ने बताया, इस तुक्के का अगर फिजिकली मतलब हम समझे तो उसका फिजिकली मतलब था कि जो एनर्जी हमारी लाइट रेडिएट कर रही है, या फिर वो रेडिएशन जो भी मेरे मार्कर में से रेडिएशन निकल रही थी, वो रेडिएशन जो एनर्जी एमिट कर रही है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं कर रही, वो डिस्क्रीट फॉर्म में कर रही है। वो किसमें रेडिएट कर रही है एनर्जी? डिस्क्रीट फॉर्म में। और डिस्क्रीट फॉर्म का क्या मतलब है कि वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी को, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी को निकाल रही है। मतलब मैंने इसको गर्म करना चाहा, हमने कोयले की भट्टी ली या इसको लिया, इसको गर्म करना चाहा, जैसे मैं इसको गर्म करूंगा तो इसके अंदर से जो एनर्जी निकल रही है वो कॉन्टिन्यूअसली नहीं निकल रही, एक निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, चौथा निकला, पांचवा निकला, कुछ इस प्रकार से एनर्जी निकल रही है। और ये जो चीज है ये तो बिल्कुल ही वॉयलेट कर देती है किस चीज को? वेव थ्योरी को, है ना भाई। वेव थ्योरी क्या है? वेव तो एकदम कॉन्टिन्यूअस चीज होती है ना वेव। लेकिन जो हमारा क्या नाम है, और जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन जो हमारे पैकेट्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं, वो एक निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, चौथा निकला, पांचवा निकला, है ना, ऐसे ही तो होते हैं। तो इसका मतलब एनर्जी अगर पैकेट्स की फॉर्म में निकल रही है, और इन्हीं पैकेट्स को हमारे भैया कौन है, यही प्लैंक भाई, उन्होंने क्वांटा बोला, और इन्हीं पैकेट को उन्होंने क्वांटा बोला। और अगर वो पैकेट्स की फॉर्म में निकल रहे हैं या क्वांटा की फॉर्म में निकल रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ एनर्जी या फिर जो लाइट है वो वेव नहीं, क्या है? पार्टिकल। लाइट वेव ना होकर के पार्टिकल है। जबकि 19वीं सेंचुरी तक सब मान रहे थे लाइट जो है वो वेव ही है, एकदम मस्त। लेकिन फिर इस वजह से लाइट को हमने पैकेट भी कंसीडर किया, ठीक है। अच्छा, और जब ये बात चली, इसी बात को हमारा यूज किया गया एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा किस चीज में? एल्बर्ट आइंस्टाइन का यार बड़ा ही फेमस, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं एक्सपेरिमेंट, कौन सा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके अंदर उन्होंने यही बोला कि लाइट जो है है ना, उन्होंने यही बोला कि लाइट जो है वो वेव नहीं, वो है पार्टिकल। वो वेव नहीं, वो है पार्टिकल। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये समझ में आया भाई साहब, एक पार्टिकल मारोगे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना। ये तो यार अब पता है हमको, है ना, कि हमने एक मेटल की सरफेस लिया, यहां पर एक पार्टिकल मारा, मतलब एक कंचा मारा, तो एक हमारा इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरा कंचा मारा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला। कुछ ऐसा सा नेचर दिखाई दे रहा था हमारी लाइट का, है ना, पक्का। चलो, तो अगर यहां तक कहानी क्लियर है तो हमको ये समझ में आ गया लाइट के दो नेचर दिख चुके हैं। लाइट के दो नेचर दिख चुके हैं, एक है क्या नाम है, एक है हमारा वेव नेचर, दूसरा है हमारा पार्टिकल नेचर। और दूसरी बात अब तक जो हम सीख चुके हैं, क्वांटा शब्द का निर्माण हो चुका है। क्वांटा का मतलब होता है हाउ मच। क्या मतलब है? हाउ मच। और हाउ मच से इसका क्या सिग्निफिकेंस हुआ? इसका सिग्निफिकेंस ये हुआ कि कितने वो क्या नाम है, कितने कंचे आए और उन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन को भगाया। कंचे मतलब कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो छोटे छोटे पैकेट्स जिसमें लाइट आ रही है, वो कितने कंचे आए कि इतने इलेक्ट्रॉन निकले। तो क्वांटा का मतलब है हाउ मच। तो हाउ मच क्वांटा केम सच दैट इतने इलेक्ट्रॉन वगैरह निकले। तो ये सब कहानी चली हमारी, और फाइनली हमारी डिबेट सेटल हुई ये कह के कि भाई लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी है। ठीक है, क्या सेटलमेंट हुई कि भाई लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी है। और इसी चीज को हमने कहा लाइट का डुअल नेचर है। ठीक है, दोगली है, बहुत ज्यादा दोगली है ना, अपना दल बदलू टाइप किया है ना, यहाँ पर कुछ है यहाँ पर कुछ है, तो वैसी सी है। ठीक है, तो गिरगिट की तरह रंग बदलती है हमारी लाइट। तो ये हुआ डुअल नेचर।
डुअल नेचर। और ये जो डुअल नेचर था ये किसके बारे में बताया गया है? अभी लाइट के बारे में, है ना, हमारी रोशनी के बारे में बताया गया है। मगर 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 उसके बाद एक और बंदा आया जिसका नाम था डी ब्रोगली या फिर डिब्रॉय। ठीक है, एक्चुअली डिब्रॉय है, हम हिंदी में बोलते हैं तो डी ब्रोगली जैसे बोलते हैं। तो डिब्रॉय भाई आए, और जब ये डिब्रॉय भाई आए तो इन्होंने एक सवाल पूछा, और वो ये पूछा कि अगर लाइट का डुअल नेचर है, लाइट दोनों तरह के नेचर दिखा रही है, तो पार्टिकल क्यों नहीं दिखा रहे, है ना? तो पार्टिकल क्यों नहीं दिखा रहे? तो मतलब इफ लाइट हैज अ डुअल नेचर, लाइट शोज डुअल नेचर, व्हाई नॉट पार्टिकल? व्हाई नॉट पार्टिकल्स? क्या मतलब? उन्होंने कहा कि अगर लाइट वेव नेचर दिखाती है, सॉरी लाइट जो है पार्टिकल नेचर दिखाती है, मतलब लाइट जो है वो एक पैकेट, दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट, मतलब कि पार्टिकल्स की तरह आ रही है, तो क्यों ना जो पार्टिकल्स हैं वो वेव की तरह जा रहे, है ना? ऐसा उन्होंने पूछा। और जब उन्होंने ये पूछा, फिर उन्होंने ना यहीं की एक इक्वेशन लेके उधर कोरिलेट कर दी। और क्या इक्वेशन थी? अच्छा, इसमें अब मतलब ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मतलब फील लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो है, तो लाइट के लिए ये इक्वेशन दी गई थी, वो ये थी कि मोमेंटम बराबर h बाय लैम्डा। इसको इस क्या नाम है इक्वेशन की ग्रेविटी को आप समझ पा रहे हो? ये बड़ी अच्छी सी इक्वेशन है। क्यों बड़ी अच्छी सी इक्वेशन है? ये क्या है? ये लैम्डा है। लैम्डा क्या होता है? वेव लेंथ होता है। और वेव लेंथ किस चीज की होती है? वेव की ही तो होती है यार, क्रस्ट से क्रस्ट, ट्रफ से ट्रफ, बचपन से बढ़ता है। तो ये जो लैम्डा है, जो वेव लेंथ है, ये तो है एक कौन सी प्रॉपर्टी? ये है एक वेव प्रॉपर्टी, वेव प्रॉपर्टी। और ये जो है P, ये है मोमेंटम। क्या है? मोमेंटम। और मोमेंटम किस चीज की प्रॉपर्टी होती है? किस चीज की होती है बताना? पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है। ये वेव प्रॉपर्टी है, ये पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, पार्टिकल की प्रॉपर्टी है ना? तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये क्या कर रही है? मोटा मोटा तौर पे ये पार्टिकल की प्रॉपर्टी जो कि मोमेंटम होती थी, उसको वेव की प्रॉपर्टी जो कि वेवलेंथ होती थी, इन दोनों को कोरिलेट कर रही है। मतलब वेव नेचर को, सॉरी इधर है पढ़िए, तो पार्टिकल नेचर को वेव नेचर से कोरिलेट कर दे रही है ना? पार्टिकल नेचर को वेव नेचर से कोरिलेट कर दे रही है। और उन दोनों को कोरिलेट करने के बीच में एक बंदा आ रहा है, वो है प्लैंक्स कांस्टेंट। कौन है? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट। और ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये यहां पर एक ब्रिज का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? ब्रिज का, एक पुल का काम कर रहा है, वेव प्रॉपर्टी और पार्टिकल प्रॉपर्टी को मिलाने का। अच्छा, इस चीज की थोड़ा सा और फील लेते हैं कि जो लाइट है उसका मोमेंटम है, इसका क्या मतलब है। तो ना एक जगह पे गया था और वहां पर उन्होंने एक सेटअप बनाया हुआ था, बड़ा ही प्यारा, है ना? और वो क्या था कि कुछ ऐसे असल में एक बल्ब था, और बल्ब के अंदर उन्होंने तिल्लियां डाली हुई थी, ऐसे, है ना, कुछ इस प्रकार से बल्ब के अंदर ये तिल्लियां डाली हुई थी। और यहाँ नीचे से कुछ है जो कि मतलब कि ये जो है ये घूम सकते हैं, ठीक है? ये बल्ब है इनके चारों ओर और ये घूम सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने ना कुछ वो लगाए हुए थे, क्या कहते हैं, शीट्स लगाई हुई थी। यहाँ पर व्हाइट कलर की, यहाँ पर ब्लैक कलर की, यहाँ पर व्हाइट कलर की, यहाँ पर ब्लैक कलर की, यहाँ पर व्हाइट कलर की, यहाँ पर ब्लैक कलर की, ऐसे। और हो क्या रहा था, जैसे ही ये बल्ब जो था इसके चारों ओर कुछ कवर किया और यहां से लाइट जला दी। जैसे ही यहां से लाइट जलाई इन्होंने, वो बल्ब के अंदर से लाइट इसके ऊपर गई, और जैसे ही इसके ऊपर गई तो ये पूरा ना घूमने लग गया, ऐसे 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 ऐसे। और वो क्यों कर रहा था? सोचो, यहाँ व्हाइट शीट है, यहाँ ब्लैक शीट है, यहाँ व्हाइट शीट है,
यहाँ ब्लैक शीट है, तो व्हाइट शीट से पे जो भी लाइट आ रही थी, व्हाइट शीट पे जो भी लाइट आ रही थी वो रिफ्लेक्ट हो रही थी और ब्लैक शीट में एब्जॉर्ब हो रही थी। फिर यहाँ व्हाइट शीट पे रिफ्लेक्ट हो रही थी और ब्लैक शीट पे एब्जॉर्ब हो रही थी। तो ये कुछ ऐसा हो गया कि कोई बॉल आई, वो बॉल ने इसको मारा, तो ये आगे हो गया और वो बॉल पीछे हो गई, है ना। तो मतलब कि लाइट आई, लाइट की बॉल्स आई और यहाँ पे लग के उधर चली गई। तो ये एकदम पार्टिकल वाली प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा है ना, कि कोई बॉल आई, उसने अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया सच दैट इसको हिला दिया, घुमा दिया, है ना, अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो मोमेंटम है ये हमारी ऑल्दो पार्टिकल की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इसके अंदर भी आ रही है, लाइट के अंदर भी आ रही है। तो मतलब लाइट भी पार्टिकल की तरह एक्ट कर सकती है। ठीक है, आई होप ये जो बताया मैंने ये समझ में आ गया होगा, है ना। चलो, तो ये अगर समझ में आया तो हमारा जो डेब्रॉय भाई था, डेब्रॉय भाई ने बोला कि अगर लाइट जो है वो डुअल नेचर दिखा रही है तो पार्टिकल क्यों नहीं दिखा रहे, और इसी के ऊपर उन्होंने भी यही इक्वेशन को यूज कर दिया, है ना। उन्होंने कहा ये जो इक्वेशन है ये जनरल इक्वेशन है सच दैट, अब लैम्डा को इधर ले गए और पी को नीचे ले गए, तो लैम्डा बराबर h बाई पी। तो उन्होंने कहा कि अगर आप कोई भी पार्टिकल को लेते हो, है ना, कोई भी पार्टिकल को लेते हो, अभी छोड़ो, कोई भी पार्टिकल को लेते हो तो उसके लिए भी ये जो क्या नाम है रिलेशन है वो वैलिड है। मतलब अगर कोई भी हमारे पास पार्टिकल होता है उसके लिए यहाँ उसका मोमेंटम रखो। फॉर एग्जाम्पल मैं 80 किलो का बंदा हूँ, मतलब थोड़े ज्यादा हूँ लेकिन छोड़ो, हाँ 80 किलो का बंदा हूँ, मैं भाग रहा हूँ कुछ रफ्तार से, तो मेरा मोमेंटम निकाल सकते हो। मान लो 10 मीटर पर सेकंड की 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भाग रहा हूँ, 80 किलो का हूँ। यहाँ पर मेरा वो रख दो, क्या नाम है, मोमेंटम रख दो, दोनों मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट रख दो, तो यहाँ पर मेरी वेवलेंथ आ जाएगी। मेरी मतलब कि मैं असल में क्या वेव की तरह मूव कर रहा हूँ? नहीं, मेरे से कोई वेव एसोसिएटेड है क्या? नहीं, लेकिन फिर भी मेरी वेवलेंथ आ जाएगी, है ना। तो है एक्चुअली मेरे से वेव एसोसिएटेड है, मगर उसकी जो वेवलेंथ है वो इतनी कम हो जाएगी। क्यों? आप देखो प्लैंक्स कांस्टेंट 10 की पावर -34 होगा, है ना। तो जब मेरी वेवलेंथ निकालोगे वो इतनी ज्यादा कम आएगी कि वो ऑब्जर्वेबल है ही नहीं, है ना, वो ऑब्जर्वेबल है ही नहीं। तो ये हमारे डेब्रॉय भाई ने बोला। मगर ये जो वेवलेंथ है ये हमारे लिए तो अनऑब्जर्वेबल आ रही है, मगर जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की या न्यूट्रॉन्स की, मतलब कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, तो ये जो वेवलेंथ है ना ये ठीक ठाक आ जाती है। और ये कितनी ठीक ठाक आ जाती है? नैनोमीटर की रेंज के अंदर आ जाती है। और नैनोमीटर की रेंज के अंदर आ जाने से एक बहुत ही बढ़िया चीज निकल करके आई, जिसके कारण अभी आगे की कहानी आएगी। ठीक है, देखें। तो कहानी को आगे बढ़ाने से पहले लाइट के डुअल नेचर पे जरा सी और चर्चा करते हैं कि हम लाइट के डुअल नेचर को कैसे इमेजिन करेंगे अपने लिए, है ना। तो देखो, हमने बोला कि लाइट का वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। तो हम कैसे इमेजिन करेंगे? हम उसको ऐसे इमेजिन करेंगे कि ना लाइट वेव की फॉर्म में जा रही है, मगर छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर, वेव की फॉर्म में जा रही है नहीं, छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर। कैसे? कुछ इस प्रकार से, मतलब कि जो वेव है ना वो छोटे छोटे पैकेट्स बना रही है, ऐसा ऐसा ऐसा, ये, ठीक है। और इन्हीं चीजों को कहा जाता है वेव पैकेट। क्या कहा जाता है? वेव पैकेट। वेव पैकेट। ये वेव पैकेट कैसे जनरेट हो रहा है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में या क्वांटम मैकेनिक्स में, इसको मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में अच्छे से डिस्कस करूंगा। बट अभी के लिए हमको बस इतना जानना है कि ये जो लाइट जा रही है ये वेव पैकेट्स बनाकर जा रही है। ठीक है, तो इतना हमको समझ में आ गया। एक बात और कि ये जो वेव पैकेट्स हैं इन्हीं को भाई ने क्वांटा बोला था, और इनको अब हम हमेशा फोटोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोटोन बोलेंगे। तो ऐसे आप पिक्चराइज कर सकते हो अपने लिए हमेशा, जब भी आपको सोचना हो लाइट का जाना। ठीक है, तो अगर हमको ये समझ में आ गया कि लाइट का डुअल नेचर कैसा है ये भी बना लेना, तो अब हम आते हैं फाइनली अपने डेब्रॉय भाई के हाइपोथेसिस पे, और वो कैसे इतना सक्सेसफुल हुआ उस पे। तो
जो हमारा de Broglie भाई का हाइपोथेसिस था वो आया था 1924 में, ठीक है। यहां पर हमारे de Broglie भाई ने हाइपोथेसिस दिया। तो जब ये हाइपोथेसिस आया तो इसमें था क्या, इसमें यह था कि आप कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल को फेंक के मारोगे, या फिर उसके पास जब भी कोई रफ्तार होगी, वेलोसिटी होगी किसी भी पार्टिकल के पास, है ना, तो उससे एसोसिएटेड एक वेव होगी, ठीक है। तो हर पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड एक वेव होगी, ये हमारे de Broglie भाई का हाइपोथेसिस था। मगर अभी ना यहां पर एक सवाल क्लियर नहीं हुआ, और वो सवाल है कि वेव किसकी होगी। जैसे हम पहले लाइट की बात कर रहे थे, तो हाइगन ने, यंग ने, सबने बता दिया कि भाई लाइट जो है वो वेव है, मगर वेव किसकी है ये किसी ने नहीं बताया था। ये बताया फिर मैक्सवेल ने कि लाइट है वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशंस की, है ना। तो ऐसे ही यहां पर एक सवाल आया कि ये जो वेव है ये किसकी है, बट इसका जवाब ना इतना जल्दी आया नहीं, और अभी तक भी कोई ढंग का जवाब नहीं है। जो थोड़ा बहुत जवाब है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अच्छा, अब ये सवाल आया कि ठीक है, हमको नहीं समझ में आ रहा किस चीज की वेव है, क्या है वेव, लेकिन वेव से क्या क्या निकल सकता है, और अगर वो वेव है तो उससे क्या क्या कंक्लूजन आ सकते हैं, वो देख लेते हैं। सबने कहा ठीक है, करके देखते हैं। तो de Broglie भाई ने क्या किया, एक हमारा जो बंदा है, कौन बंदा है, हमारा बोहर, है ना। तो जो हमारा बोहर भाई है, तो बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, अगर आपको याद हो, और उस एटॉमिक मॉडल में भाई ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है इन सर्टेन ऑर्बिट्स, है ना। कुछ ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के अबाउट, न्यूट्रॉन कह रहा हूं, न्यूक्लियस के अबाउट घूम रहा है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको एकदम मस्त पार्टिकल ही माना गया था वहां, तो पार्टिकल की तरह ये घूम रहा है। और इसमें एक सेकंड पोस्टुलेट था बोहर का, और वो था कि जो एंगुलर मोमेंटम है ना, जो एंगुलर मोमेंटम है वो है हमारा NH कट या फिर NH/2 पाई, ये हमारा पोस्टुलेट था बोहर का, ठीक है। और इसी चीज को de Broglie भाई ने अपने हाइपोथेसिस से प्रूव कर दिया, और जब ये हुआ तो भाई साहब हमें लगा अच्छा ये तो कोई सीरियस चीज है, ऐसी बस हवा वाली नहीं है ना। तो चलो करके देखते हैं कैसे भाई ने प्रूव किया। तो देखो हमारे de Broglie भाई ने क्या कहा है, उसने कहा है कि ये जो लैम्डा बराबर H/P वाला आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला है, मतलब कि आप इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे, सब पे अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, एक छोटा सा नोट और कि इसी के आगे लिख लेना कि लैम्डा बराबर H/P तो है, लेकिन P जो मोमेंटम है वो यूजुअली तो हम मास इनटू वेलोसिटी ही लेते हैं, लेकिन जब ये रिलेटिविस्टिक केस आएगा ना तो इसको H/gamma mv लेंगे, ठीक है। तो मतलब कि रिलेटिविस्टिक मास वाला कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है, रिलेटिविस्टिक मास लेंगे। हालांकि उसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलो, तो हमको ये समझ में आ गया कि इस चीज का यूज करेंगे और हम ये कंडीशन फुलफिल कर देंगे। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर देंगे तो हम समझ जाएंगे भाई ये de Broglie भाई के हाइपोथेसिस को हवा में नहीं लेना, कुछ सीरियस चीज है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम अपना बचपन में जाते हैं और याद करते हैं स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव क्या होती थी। स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव, 1 मिनट में याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, ट्राई करना याद आ जाए। तो हम क्या करते हैं, एक मैंने यहां से हुक किया और यहाँ पर एक क्या है वो है, एक थ्रेड है, थ्रेड नहीं रोप है, इस रोप को मैंने ऐसे करते करते वेव दी। तो क्या होगा, मैंने एक वेव दी, एक वेव पल्स बना, ये वेव पल्स आगे गया, फिर मैंने दूसरा दे दिया, दूसरा वेव पल्स आगे जा रहा है, फिर जो पहला वाला गया था वो रिफ्लेक्ट होके आया और ये दोनों मर्ज हो गए। जब ये दोनों मर्ज हो गए तो कुछ ना कुछ इनका सुपरपोजिशन हुआ, है ना। तो ऐसे ही अगर मैं थोड़ा अच्छी खासी वेव दूं और वहां से भी रिफ्लेक्ट होके आता रहे, तो जो फाइनली पैटर्न बनता है उसको हम स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव कहते थे, है ना। कुछ स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव कहते थे। और उसमें होता क्या था कि जो भी, अगर आप पूरे सिस्टम में देखो तो ऐसे कुछ पॉइंट्स पे ऐसे पूरा पूरा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ये हमारा जो रोप का पार्टिकल था वो करता रहता था, कहीं पे थोड़ा कम, कहीं पे थोड़ा कम, मतलब कि कोई प्रोपोगेशन नहीं होता था वेव का, केवल और केवल एक ही पॉइंट पे सारे पार्टिकल अपने अपने पॉइंट पे ऊपर नीचे करते रहते थे। कहीं एंटी नोड बनते थे, कहीं नोड बनते थे, फिर एंटी नोड, फिर नोड, ऐसे करते करते पूरा सब मस्त सा चीज बनती थी। उसको हम स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव कहते थे।
तो हमारे डिब्रॉय भाई ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, जब वो इसके क्या नाम है, ये बोहर के एटॉमिक जब ये न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है तो ये ऐसे ही स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव ही बना रहा है। ठीक है, ये स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव ही बना रहा है। इसको पिक्चराइज कैसे करते हैं अपन, मान लो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है और इस पूरे गोले के ऐसे 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 कुछ इस प्रकार से ये हो रहा है। इस प्रकार से होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो वेव है ये आगे पीछे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती रहेगी, ये भी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती रहेगी, ये भी ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये भी ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो हमारे डिब्रॉय भाई ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल ना होकर के वेव की तरह एक्ट कर रहा है, तो उसकी जो वेव की वजह से जो ये मतलब कि जो ये वेव बन रही है, ये जो स्टैंडिंग वेव बन रही है घूमने के कारण, वो कुछ इस प्रकार की है ना, कुछ इस प्रकार की वेव बन रही है इस सर्कल के अराउंड। अब अगेन स्टैंडिंग वेव में हमने ना एक चीज पढ़ी थी और वो ये थी कि जब भी स्टैंडिंग वेव बनती है, स्टैंडिंग वेव बनने की एक कंडीशन होती है और वो ये होती है कि जो लेंथ होनी चाहिए हमारी स्ट्रिंग की, जो भी स्ट्रिंग है जिसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो हमारे वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, हमारी वेवलेंथ जो स्ट्रिंग की वेवलेंथ है उसके इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर हमारी लेंथ होनी चाहिए। ये हमारी स्टैंडिंग वेव का बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब आप एक बार इस चीज को ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो यहाँ क्या हो रहा है। देखो यहाँ ना स्टैंडिंग वेव्स बन रही हैं, जहाँ पर अभी पेन है वहाँ पर एक नोड टाइप का बन रहा है क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो वहाँ से ज़्यादा हिल नहीं रहा। लेकिन अब जहाँ पेन है वहाँ एंटी नोड बन रहे हैं, है ना। ये जो क्लिप है मैंने एच.सी. वर्मा सर की वीडियो में से लिया है। ओके, तो अच्छा, जो हमारी स्टैंडिंग वेव अभी बन रही है क्या वो हमेशा बनती रहेगी? नहीं, स्टैंडिंग वेव सिर्फ किसी पर्टिकुलर टाइम पे बनती हैं जब एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो हमारी वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। देखो अब जैसे ही हमने उसको थोड़ा सा हिलाने की कोशिश करी, मतलब कि उसकी वेवलेंथ बढ़ाने या घटाने की कोशिश करी, तो उसका जो स्टैंडिंग वेव थी वो ही बंद हो गई बननी। ओके, बढ़िया। अच्छा, इसको हम समझते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वाली चीज, मतलब कि ये कितना पेरीमीटर है, वही तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है ना, क्योंकि उसी स्ट्रिंग के अराउंड तो वेव जो है वो आगे पीछे ऊपर नीचे कर रही है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो है हमारा 2πr, क्योंकि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है ये, है ना, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है, इज इक्वल टू 2πr इक्वल्स टू n लैम्डा। बस ये, और ये जो चीज है यही हमारा ये भी प्रूफ कर देगा 1 मिनट में। कैसे करेगा देखो। अब आप मुझे एक बात बताओ जल्दी से, ये लैम्डा अकॉर्डिंग टू डिब्रॉयज हाइपोथेसिस जो लैम्डा है, लैम्डा बराबर है h/mv, है ना, लैम्डा बराबर है h/mv कर देते हैं। तो हमने लिखा 2πr बराबर n, लैम्डा को लिख दिया h/mv। इन दोनों को ऊपर ले जाओ, इन दोनों को नीचे ले जाओ। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा mvr बराबर n h/2π, और h/2π को मैंने h कट लिख दिया। बस यही हमारा सॉल्व होके बन गया। और mvr क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम इंटू रेडियस, मोमेंट एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h कट आ गया, रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट का इंटीग्रल मल्टीपल आ गया एंगुलर मोमेंटम, जो कि बोहर के एटॉमिक मॉडल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, है ना। वो हमारे डिब्रॉय भाई के हाइपोथेसिस से भी प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब डिब्रॉय भाई का हाइपोथेसिस ठीक ठाक है, अच्छा है ना। अच्छा, इससे एक और चीज बहुत ही अच्छी समझ में आती है। अगर आपको याद हो कि रदरफोर्ड मॉडल का एक ड्रॉबैक था, है ना, और वो ड्रॉबैक ये था कि मैक्सवेल ने बोला था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज एक्सेलरेट होता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है ना, एनर्जी रेडिएट करता है, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है उसको अंदर जाके फंस के खत्म हो जाना चाहिए, मतलब एटम को स्टेबलाइज नहीं होना चाहिए।
लेकिन जो ये डे ब्रॉय भाई का हाइपोथेसिस है ना, ये इस चीज को भी सही से टैकल कर लेता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी स्टैंडिंग वेव्स होती है ना, स्टेशनरी वेव्स जो होती हैं, उनमें कभी भी एनर्जी का प्रोपोगेशन नहीं होता, मतलब कि उनके अंदर कभी एनर्जी प्रोपोगेट या रेडिएट नहीं होती। और सिमिलर चीज अगर हमने इस जो हमने डे ब्रॉय भाई के हाइपोथेसिस से मॉडल बनाया है, उसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमको यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है? हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ये स्टैंडिंग वेव ही है ना। और स्टैंडिंग वेव है तो मतलब एनर्जी का प्रोपोगेशन या फिर एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये चीज वो रदरफोर्ड के मॉडल को भी अच्छे से क्लैरिफाई कर देती है। आई होप यहाँ पे आपको लग रहा होगा यार इतने सारे मॉडल हो गए, ये रदरफोर्ड ये वो खतरनाक लग रहा है। नहीं, कोई आगे कुछ खतरनाक नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हिस्ट्री है और मॉडर्न फिजिक्स मैंने नहीं पढ़ाई और आपने शायद थोड़ा आपने मॉडर्न अभी याद ना हो आपको, तो आपको लग रहा होगा थोड़ा मुश्किल है, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। आगे चलोगे तो हर चीज छोटे छोटे लेवल से ही बताऊंगा मैं, ठीक। चलो, तो इस चीज को मिटा दिया जाए। ओके, फाइनली बढ़ते हैं उस एक्सपेरिमेंट पे जिसने डे ब्रॉय हाइपोथेसिस को बिल्कुल ट्रू साबित कर दिया, है ना। और वो था, जैसे 1924 में तो डे ब्रॉय हाइपोथेसिस आया, 1927 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ और वो था डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ठीक है। और ये जो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है, ऐसा नहीं कि 1927 में ही हुआ, ये 1921 से चल ही रहे थे ये एक्सपेरिमेंट। और ये कोई इसके हाइपोथेसिस को ट्रू साबित करने के लिए भी नहीं था एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये बस ऐसे ही नॉर्मली कुछ जानने के लिए था। क्या जानने के लिए था? एक्चुअली हमारा जो भी हमारा कोई भी मेटल होता है या कोई भी सरफेस होता है, उसके अंदर कैसे एटम्स का अरेंजमेंट है ना, उसके अंदर एटम्स कैसे किस फैशन में लगे हुए हैं, उस फैशन को जानने के लिए एक बहुत ही फेमस टेक्निक है जिसको हम कहते हैं एक्स-रे डायफ्रैक्शन, जिसको हम सॉलिड स्टेट्स में भी पढ़ेंगे, है ना। तो ये जो एक्स-रे डायफ्रैक्शन टेक्निक होती है, इससे हम किसी भी एटम के अंदर का अरेंजमेंट जान पाते हैं। एटम कह रहा हूं, किसी भी मतलब कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसके अंदर का अरेंजमेंट जान पाते हैं, ठीक है। तो ये डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा था, ये एक निकल का क्रिस्टल लेकर उसके अंदर का पूरा कैसा स्ट्रक्चर है ये जानने की कोशिश कर रहा था। तो ये क्या करते थे, निकल के क्रिस्टल को इस किसी वैक्यूम चेम्बर के अंदर रख देते थे और यहां से इलेक्ट्रॉन बीम को पास आउट करते थे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीम को पास आउट करते थे और उनको पता लग जाता था कि अंदर कैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। वो कैसे पता लगता है उसकी जानकारी अभी नहीं चाहिए अपने को, है ना। तो इलेक्ट्रॉन बीम फायर करते हैं और अंदर का स्ट्रक्चर हमको समझ में आ जाता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करके इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो उससे अपने को आइडिया लग जाता है। अब हुआ क्या कि एक बार ये जो वैक्यूम चेम्बर था वो ना टूट गया थोड़ा सा, और जैसे ही वो क्रैक आया, उसमें टूटा वो थोड़ा सा, तो ये जो निकल का क्रिस्टल था ये थोड़ा ऑक्सीडाइज हो गया और इसके अंदर का अरेंजमेंट थोड़ा बदल गया, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइज हुआ, उसके बाद फिर से उसको यूज किया, है ना, कुछ करके, तो वो थोड़ा ऑक्सीडाइज हो गया, उसके अंदर का स्ट्रक्चर थोड़ा बदल गया। जब इसके अंदर का स्ट्रक्चर बदल गया तो हुआ क्या, जब इलेक्ट्रॉन बीम इस पर फायर करी गई, तो ना कुछ इंटेंसिटी का कर्व मिला कि बीच में बहुत ज्यादा इंटेंसिटी, फिर कम ऐसा मतलब कुछ ऐसे पीक्स मिले इंटेंसिटी के, अपने को ऐसे पीक्स मिले, ये ऐसे। और ये चीज ने दिमाग खराब कर दिया सबका। ये चीज तो भाई साहब क्या है, ये ऐसा क्यों आ रहा है, किसी को समझ नहीं आया। फिर सबने सोचा ये जो चीज है ये तो डायफ्रैक्शन से काफी हद तक इंटर रिलेट कर रही है, मतलब कि ये तो उससे इंटर रिलेट कर पा रहे हैं हम इसको कि जैसे डायफ्रैक्शन में पैटर्न बनता है, कुछ वैसा सा हो पा रहा है ये। अगर कुछ डायफ्रैक्शन जैसा पैटर्न बन रहा है, मतलब जो चीज छोड़ी गई थी वो वेव टाइप कुछ होगी ना, है ना, वो क्या होगी, वेव टाइप कुछ होगी।
तो मतलब जो हमने इलेक्ट्रॉन छोड़े उनके पास कुछ वेव जैसा होगा, इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ वेव जैसा होगा, और उस वेव जैसे की वजह से यहां पर जो स्ट्रक्चर बना, यहां पर जो पैटर्न बना है या इंटेंसिटी का कर्व बना है वो डायफ्रैक्शन जैसा बन रहा है। तो इसका मतलब हमको ये समझ में आया कि भाई इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से वेव नेचर है। मैं ऐसा नहीं कह रहा अगेन कि इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 मूव कर रहे हैं, नो, ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन नहीं मूव कर रहे, लेकिन उनके साथ कोई एसोसिएटेड वेव जरूर है। और अगर उनके साथ एसोसिएटेड वेव है तो मतलब जो de Broglie भाई ने कहा था वो सही हो गया, है ना, कि हर पार्टिकल के साथ, हर पार्टिकल के साथ कोई ना कोई वेव एसोसिएटेड होती है। और मजेदार बात ये हुई कि जो इस भाई ने ये वाला फॉर्मूला बोला था लैम्डा बराबर h/p, है ना, जब इस फॉर्मूले को इस एक्सपेरिमेंट में लगा के देखा गया, बिल्कुल सही काम किया वो, है ना। तो वेवलेंथ जो बन रही थी वो बिल्कुल सही बन रही थी, क्योंकि डायफ्रैक्शन की पीक से हम उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं, और वेवलेंथ निकालने से हमने यहाँ पर मास ऑफ मतलब मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह पुट किया, तो यहाँ पर जो वेवलेंथ आ रही थी और यहाँ डायफ्रैक्शन की वजह से जो वेवलेंथ आ रही थी वो बिल्कुल सेम आ रही थी। तो इसका मतलब कि भाई ये तो बढ़िया हो गया। क्यों बढ़िया हो गया? क्योंकि अब हमको पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव ही है। ठीक है, मस्त एकदम, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। तो अब हमको कहानी थोड़ी क्रिस्टल क्लियर होने लगी। वो ये है कि इलेक्ट्रॉन का भी वेव नेचर है, लाइट का पार्टिकल नेचर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है, ये कहने का मतलब क्या है? क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे ऊपर नीचे जा रहा है? नहीं, मैं बहुत बार बोल चुका हूं। तो क्या? तो ये जो इलेक्ट्रॉन की वेव है उसमें वेव वाली चीज क्या है? मतलब कि जैसे हम लाइट की बात करते हैं, अब इसको मिटा दूं क्या? उतार दिया हो तो आज सारी कहानी ही डिस्कस हो रही है ना, कुछ वैसा तो हो नहीं रहा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? लाइट इलेक्ट्रॉन वेव है, इसका मतलब क्या हुआ? तो यार जैसे लाइट की बात करें हम, लाइट में क्या होता है? इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, है ना, इधर मैग्नेटिक फील्ड हो गई, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मैग्नेटिक फील्ड, ई क्रॉस बी करो, अंदर लाइट चली गई। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर वो जो क्वांटिटी है जो कि ऑसिलेट कर रही है, वो क्वांटिटी जो कि ऑसिलेट कर रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है लाइट के अंदर, है ना। ऐसे ही अगर हम बात करें साउंड के अंदर, किसके अंदर बात करें? साउंड के अंदर। तो साउंड में क्या हो रहा है? मैंने कुछ बोला, जैसे ही मैंने बोला यहां पर कंप्रेशन हुआ, आगे रेयर फ्रैक्शन हुआ, फिर कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, ऐसे करते करते जा रहा है। तो इसका मतलब प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है ना। तो प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है मतलब प्रेशर वो चीज है जो कि ऑसिलेट कर रहा है समय के साथ। तो जब हम लाइट के बारे में लिखते हैं, अगर आपको याद हो लाइट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, हम कुछ ऐसे लिखते हैं, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्यों ऐसा लिखते हैं? क्योंकि लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही वो चीज है जो कि ऑसिलेट कर रही है समय के साथ, है ना, और डिस्टेंस के साथ, है ना। ऐसे ही जब साउंड के लिए कोई इक्वेशन लिखते हैं साउंड वेव के लिए, तो हम लिखते हैं प्रेशर P बराबर P0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स एटसेट्रा, ऐसा, है ना। तो अब सवाल ये आया, लाइट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है, साउंड के लिए प्रेशर ऑसिलेट कर रहा है ना। तो इसमें ये जो चीज है, ये जो डी ब्रॉय वेव है, जब हमने इलेक्ट्रॉन को फेंक के मारा तो उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसमें वो क्या क्वांटिटी है जो कि ऑसिलेट कर रही है? क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो क्या पता उसके लिए उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही हो। क्या वो मैग्नेटिक फील्ड है या क्या है एक्चुअली? अब ये बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका कोई ढंग का जवाब भी नहीं है, ठीक है। तो देखो, अब इसका क्योंकि कोई ढंग का जवाब नहीं मिला तो सबने कहा छोड़ो, है ना। क्या करो? एक काम करो कि ना, वेव है, अगर वेव है तो इसका मतलब
कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो ऑसिलेट कर रही होगी, और वो जो कोई भी चीज है उसको कोई नाम दे दो, और उसको नाम दे दिया हमने वेव फंक्शन। ठीक है, देखो चीज का नाम भी कैसे दिया हमने, वेव फंक्शन, क्योंकि हमको नहीं पता क्या चीज है वो, तो वेव का फंक्शन है ना, तो हमने नाम दे दिया उसको वेव फंक्शन, वेव फंक्शन। और ये जो वेव फंक्शन है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साई से। किससे? साई से, ये त्रिशूल से। ठीक है, त्रिशूल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमको समझ में आया, अभी ये तो नहीं समझ में आया खैर कि वेव किस चीज की है, मगर ये जरूर हमने बोल दिया कि भाई वेव फंक्शन है कुछ, कोई ना कोई तो चीज ऑसिलेट कर ही रही होगी, है ना, जो भी कोई चीज ऑसिलेट कर रही होगी उसके लिए हमने साई वेव फंक्शन बोल दिया। ठीक है, अब जब हमने ये वेव फंक्शन बोल दिया, उसके बाद फिर आए भैया हमारे श्रोडिंजर्स भैया, उन्होंने एक इक्वेशन दी बहुत ही बढ़िया, और वो थी श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन से काफी कुछ आगे अब बढ़ता जाएगा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही, है ना। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा, और अगर समझ में आया, पसंद आया, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि इस क्वांटम मैकेनिक्स पे पूरा का पूरा कोर्स आने वाला है। चलो, बाय बाय।